गोपाल जी, क्विकली मुझे ये बता दीजिए कि क्या बालेन शाह वो चेहरा हो सकते हैं जिसकी युवाओं को अभी दरकार है? ये युवा जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, 25 साल एवरेज उम्र है इनकी। इन्होंने अब तक क्या सरकारें देखी है? देवबा, प्रचंड, ओली, और अब ये कुछ नया चाहते हैं। तो कुछ नया क्या इस काठमांडू के मेयर में दिखाई दे रहा है और सेना इनको बैक कर रही है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सेना इनको बैक कर रही है, क्योंकि सेना की तरफ से भी जो भी स्टेटमेंट आया है, मेरे ख्याल से सेना भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के और पॉलिटिकल सिस्टम, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम के ही तहत वो कुछ सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा तो मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूँ कि बियॉन्ड पॉलिटिकल लिमिट, क्योंकि अभी तक जितने भी नेपाल में आप देखेंगे जो भी क्रांति हुए हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप के ही तहत क्या कंसेंसस के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया है अभी तक की हिस्ट्री में। तो इस बार भी सेनापति भी वही करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडरशिप को वो इग्नोर करेंगे। इसकी संभावना मैं कम देख रहा हूँ। ऑलराइट, आप कह रहे हैं कि एक नया चेहरा आते हुए देख रहे हैं, अभी आप दिखता हुआ आपको तो अभी नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है जो अभी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें से ही कोई रास्ता निकाल के खोजा जा सके। विवेक जी, मैं चाहती हूँ एक जल्दी से ओपनिंग रिमार्क आप दें और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैंने भी अभी फिर से फोन मिलाया आपके शो के खत्म होने के बाद अपने अपडेट्स लेने के लिए, और ये सही कह रहे हैं। शाह जो जनजी के एक अच्छे रैपर थे, बड़े प्रसिद्ध हुए, मेयर बने, लेकिन उनके बहुत से काम बहुत से सीनियर सिटीजन्स को पसंद भी नहीं आए, जैसे रेडी पटरी वालों को हटाना। और मेरा यह मानना है, आप यहां भी ठीक कह रहे हैं, कि अगर कोई सोल्यूशन आएगा तो वो सोल्यूशन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सेटअप के हिसाब से ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आई थिंक बालेन शाह इज टू यंग एंड आई थिंक टू इनएक्सपीरियंस्ड to be taking over the whole nation. This is my personal opinion. People may disagree with me. I think they will go for somebody जो ज़्यादा traditionally एक matured face हो और जिसकी acceptability लोगों में हो, जैसे मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में एक तरीके से फौज ने नॉमिनेट किया। This is my personal reading. बालेन शाह ने जिस तरीके से हाई एंडनेस की दिखाई है, तो that is also one ओके एज अ मेयर। ऑलराइट, जो वहां के लोग विवेक जी भी वही बात कह रहे हैं जो गोपाल जी कह रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी, जेन जी उससे मान जाएगी क्या? क्योंकि उसका गुस्सा तो सारे के सारे पूर्व के प्रधानमंत्री और पूर्व के चेहरों पर है। बिल्कुल नहीं मानने वाली है रूपिका जी। जो नेपाल के हालात हैं, और लगातार अभी इस शो के बीच में भी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, वहाँ जो काठमांडू में लोग हैं, बालेन शाह के अलावा किसी नेता पर उनको रंच मात्र भरोसा नहीं है। ये इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो। हाँ, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के रवि लाम जो उनका अभी जो जेल में थे, उनको भी छुड़ाया गया है। उनके ऊपर उनका भरोसा है। जो अभी की एक तरह से कहें कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, उसमें सेना, बालेन शाह और रवि लाम, ये मिलकर कुछ ऐसे लोग जिनके सीधे गुस्से, सीधे निशाने पर नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, उनको कोशिश की जाएगी। सभी जो एमपी हैं उनसे रेजिग्नेशन लिया जा रहा है। फिर से चुनाव कराने के लिए एक इंटरिम अरेंजमेंट, संभवतः 7 बजे के आसपास कोई प्रेस वार्ता भी हो सकती है, और उसमें बालेन शाह शामिल होंगे। बालेन शाह को लेकर ठीक बात है कि अभी वो बहुत नौजवान है, लेकिन सभी ट्रेडिशनल पार्टियों को उन्होंने जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू मेयर में हराया है, और जनता को ये लगता है, नौजवानों को लगता है कि फिलहाल वो ईमानदार आदमी। अच्छा, आगे वो कैसा निकलेगा ये तो बाद में समझ में। और देखिए, इस बीच हमारे पास खबरें लगातार आ रही है, भारत नेपाल बॉर्डर के पास नेपालगंज इलाके में हिंसा भड़क गई है। नेपाल के नेपालगंज इलाके में उपद्रवियों ने आग लगा दी है, कई घरों को फूंक दिया है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। नेपालगंज के सीडीओ ऑफिस के बाहर भीड़ ने आग लगा दी है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यानी भारत को एकदम सतर्क रहना होगा। नेपाल के नेपालगंज में ये आगजनी की खबरें हैं, और ये बिल्कुल बॉर्डरिंग इलाका है, भारत से लगता हुआ इलाका। उपद्रवियों ने पूरे के पूरे इलाके को अब अपने कंट्रोल में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से लगता हुआ ये इलाका, जहां पर आप देखिए जेनजी आपको नजर आ रहे हैं, कई लोग हाथों में बोरे लिए कहीं से दुकानों को लूटते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां आगजनी की भी तस्वीरें एकदम आम दिखाई दे रही है। हर कॉर्नर पर, हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको इसी तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और अब सेना ये कह रही है कि हालात को हम जरूर काबू में कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आनंद जी,
इस वक्त भारत इस पूरे के पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जब ये सुनने में आता है कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को आग के हवाले कर दिया गया, मतलब गुस्सा ऐसा कि आप एक चलते फिरते इंसान को जिसका अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से वास्ता होगा, उसे आग के हवाले कर देते हैं। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर रूबिका जी आपने बताई है। नहीं होना चाहिए। जिस महिला का कोई राजनीतिक से कोई सरोकार नहीं है, उसको अगर आप जिंदा जला दे रहे हैं, उसको मार डाल रहे हैं, ये कह के कि हम बहुत गुस्से में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, सबसे बड़ी बात जो आज आपने कही कि सेना अब सामने आई है, सेना ने अपील की है, सेना ने जो शब्दों का उपयोग किया है बहुत ही सकारात्मक शब्द है कि भाई किसी भी परिस्थिति में नेपाल की जनता की सुरक्षा, नेपाल देश को बचाने की जो व्यवस्था है वो सेना करेगी, अंतिम सांस तक लड़ेगी। देखिए, सेना पर सभी को विश्वास होता है, किसी भी देश की सेना हो, अगर वो एक बार आगे आकर एक लोगों को विश्वास जीतना चाहती है या जीतने का प्रयास कर रही है, तो हमें लगता है कि जनता को भी थोड़ा सा समझ लेनी चाहिए, जनता को भी थोड़ा सा शांत होना चाहिए। जितना उपद्रव आपने करना था आपने किया, जितनी आगजनी करनी थी की, बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे वहाँ के पदाधिकारी इस्तीफा भी दे रहे हैं, लेकिन ये कोई अंत नहीं है, ये कोई हल नहीं है, ये कोई रिजल्ट में आप बदलने नहीं जा रहे हैं। आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही गुजरना पड़ेगा, आपको एक सरकार चुननी ही पड़ेगी, एक नेता चुनना ही पड़ेगा, एक नेतृत्व चुनना ही पड़ेगा। अब चूंकि अब इसमें समय लगेगा, इसमें एक व्यवस्था का एक रूप होता है, उसको एक फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो एक ही चीज़ है रूबिका जी जिसपे सबको जोर देना चाहिए कि वहाँ शांति बनी रहे, वहाँ एक प्रकार से लोग शांत रहे, कोई किसी को हिंसा न करे, कोई किसी को मारे नहीं, क्योंकि ठीक है, आप जो संदेश देना चाहते थे वो पूरी दुनिया तक पहुँच गया है। नेपाल की जनता ने जो संदेश दिया है वो सबको पता है, हम भी उस पर चर्चा कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसको चर्चा कर रही है, लेकिन अब कम से कम इसको रोक देना चाहिए। जो नेपाल के भाई बहन इसको सुन रहे हैं, आपके शो को देख रहे हैं, वो कम से कम हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करेंगे कि भाई अब रुक जाओ, बस हो गया, अब आपकी बात पहुंच गई दुनिया के सामने। अब आप अपने ढंग से अपने नेपाल को चलाओ, अपने ढंग से अपना नेता चुनो, अपनी सरकार चुनो, लेकिन उसका एक तरीका होता है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को मार डाल रहे हैं जलाकर। नहीं, और कितना टाइम हुआ है नेपाल को लोकतांत्रिक मुल्क बने हुए हैं? कोई बहुत ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ है। 2008 में राजशाही खत्म हुई। 2008 के बाद 2008 के बाद 17 वर्ष 2008 के बाद मतलब अब आप 17-18 सालों में, 17 साल में आप देख लीजिए, हर 1.5 साल में तो एक पीएम बदल दिया गया है, हर 1.5-2 साल में। और यही वजह है कि देखिए 17 सालों में 13 प्रधानमंत्री इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, यानी अब तक वो मैच्योरिटी नहीं आई है, ये हमें मानना पड़ेगा। देखिए, एक बात तो हमें इसको समझना चाहिए, बिल्कुल करप्शन मुद्दा है, नेताओं ने जो कुछ किया, लेकिन एक बात हमें समझना होगा, नेपाल को जब आप समझते हैं ना, तो पहले उसको समझिए कि वो क्या था। वो एक हिंदू राष्ट्र था, वो एक हिंदू देश था, वहाँ की राजशाही थी, राज परिवार के सदस्य रहस्यमयी तरीके से मारे जाते हैं, और उसके बाद वो भरोसा कोई नेता नहीं पैदा कर पाया। ऐसा नहीं कि जब राजशाही के साथ, और कई बार ये लगता है कि क्या वहाँ फुल डेमोक्रेसी चलेगी, क्या वहाँ ब्रिटिश मॉडल वाली डेमोक्रेसी चलेगी जहाँ राजशाही भी रहेगी और उसके साथ डेमोक्रेसी काम करेगी। कोई तरीका निकालना पड़ेगा, और नेपाल के लोगों को उनकी संस्कृति से, उनके कल्चर से काटने की जो कोशिश हुई, भारत से जो काटने की कोशिश हुई, उसका भी दुष्परिणाम हमें देखने को मिला है। भारत के साथ बेहतर रिश्ते, भारत के साथ जब तक संबंध थे तब तक इस तरह की घटनाएं कम हुई। और मैं फिर कह रहा हूं, जो कम्युनिस्ट रिजीम ने वहां करने की कोशिश की, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। वहां के शिक्षकों को कह दिया था कि आप नेपाली भाषा से ज्यादा मैंडरीन पढ़िए, वहां जितने प्रोजेक्ट हैं वो सब चाइना के हवाले कर दिए गए थे। उन सब में करप्शन की, चीन के राजदूत के वहां के नेताओं के साथ किस तरह के संबंध निकलकर सामने आए थे, जासूसी की जिस तरह की घटनाएं, एक घटनाक्रम नहीं है। इसको हम आज देख रहे हैं कि अचानक जेनजी आ गया, ये जो नौजवान बच्चे हैं 13 से 38 साल वाले, और उनको आप देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से नेपाल राष्ट्र को, नेपाल देश को उसके कल्चर से काटा गया और नेताओं का करप्शन, उसने ये बर्बादी